नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास दिल को छूने वाला उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी कि दुनिया में समझिए गोता लगा रहे हैं। इसे लिखा है जाने माने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने। हमारे पास ना इसका एक अच्छा खासा सारांश और विश्लेषण है जो इसे समझने में हमारी मदद करेगा। तो आज हमारी कोशिश क्या है, मतलब हम असल में इस उपन्यास के मर्म तक पहुंचना चाहते हैं। इसके जो मुख्य विषय हैं वो क्या है, कहानी कहने का अंदाज वो कैसे इतना अलग है, और हां, सबसे जरूरी बात, दीवार में रहने वाली वह जो खिड़की है उसका असल मतलब क्या है। क्या वह सिर्फ एक खिड़की है या फिर कुछ और भी। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम तो हिंदी साहित्य में बहुत अदब से लिया जाता है। उनकी लेखनी की एक खास पहचान है। वे अक्सर बड़ा ही साधारण सा दिखने वाला जीवन, गांव का माहौल, प्रकृति और आम इंसानों के मन की जो उलझने होती है ना, उनकी खामोश इच्छाएं उनको बड़ी गहराई और कह सकते हैं कोमलता से पकड़ते हैं। तो चलिए इस उपन्यास की खिड़की से जरा झांक कर देखते हैं कि अंदर क्या है। शुरुआत लेखक से ही करते हैं ना। विनोद कुमार शुक्ल जी की शैली की जो बात, मतलब सबसे ज्यादा सामने आती है वो है उनकी भाषा की सादगी और जो विषय वह उठाते हैं उनकी गहराई। इन दोनों का संगम कमाल का है। वो सिर्फ गांव के माहौल को दिखाते नहीं है बल्कि उसे जैसे जिंदा कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल है। और प्रकृति उनके यहां सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम बल्कि लगता है जैसे वो खुद एक किरदार हो। सही कहा। और आम इंसान उनकी वो छोटी छोटी खुशियां, उनके मन के वो अनकहे से संघर्ष, उनकी चुप्पी, शुक्ल जीना इन्हें बड़ी संवेदनशीलता से पकड़ते हैं। उनके लिखने में एक अजीब सी, मतलब एक खास किस्म की निर्मलता और ठहराव है। और ये बात किसी बड़ी बात के बारे में ध्यान में रखनी है। हम जो आजकल के शोर वाले साहित्य से काफी अलग लगता है कि यह कोई एक्शन पैक्ड नॉवेल जैसा नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ा ड्रामा या कोई तेज टकराव या सनसनीखेज मोड़ वो सब नहीं मिलेगा। हां, ये तो है, जैसा कि इसका विश्लेषण बताता है ना, ये उपन्यास रोजमर्रा की जिंदगी की जो धीमी लय होती है उसको पकड़ता है। कहानी जो है वो रघुवर प्रसाद और उनकी पत्नी सोनसी, उनके जीवन के आसपास घूमती है। उनका परिवार है, पड़ोस के बच्चे हैं, गांव का माहौल, चारों तरफ फैली हुई प्रकृति, और हां, वो एक खिड़की जो उनके दीवार में है। हम यही सब मिलकर उपन्यास का संसार रचते हैं। पात्र अपने मतलब बेहद साधारण, कभी कभी तो लगता है बिल्कुल घटना विहीन जीवन है। उसी में छोटी छोटी खुशियां, सुकून और कभी कभी उदासी के पल तलाशते नजर आते हैं। जीवन का प्रवाह यहां जैसे नदी की तरह धीमा और सहज है, और यहीं पर वो खिड़की का जिक्र आता है जो बहुत अहम हो जाता है। हां बिल्कुल, विश्लेषण भी इसी बात पर जोर देता है कि यह सिर्फ दीवार में बना एक छेद या हवा आने जाने का रास्ता भर नहीं है। यह उपन्यास का, आप कह सकती है, केंद्रीय प्रतीक है जिसके कई सारे मायने खुलते हैं। अच्छा, जैसे कि देखिए, पहला और सबसे साफ मतलब तो यही है कि यह खिड़की एक सीमा के पार देखने का जरिया है। दीवार क्या है? एक बाधा है, एक घेरा है रोजमर्रा की जिंदगी का। उसकी सीमाओं का तो खिड़की उस घेरे से बाहर झांकने, एक अलग दुनिया की कल्पना करने, या शायद जो दबी हुई इच्छाएं हैं, सपने हैं, उनको महसूस करने का एक रास्ता बन जाती है। हम ये मन के लिए एक खुली जगह जैसी है जहां रोजमर्रा की जो जकड़न है वो थोड़ी ढीली पड़ती है। ओके, दूसरा पहलू जो विश्लेषण में साफ नजर आता है वो है खिड़की के ठीक बाहर मौजूद प्रकृति। उपन्यास में वर्णन है कि खिड़की से जंगल दिखता है, तालाब, पेड़ पौधे, हवा का एहसास, शायद दूर कोई नदी बह रही हो या झड़ने की आवाज, ये सब दिखाई सुनाई देता है। अच्छा, और ये प्रकृति सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, ये पात्रों के लिए, खासकर रघुवर प्रसाद और सोनसी के लिए, जीवन की रोज की जो भागदौड़ है, चिंताएं हैं, और कभी कभी जो घुटन महसूस होती है ना, उससे कुछ पलों के लिए राहत पाने की जगह है। प्रकृति यहां एक मरहम की तरह काम करती है, एक शांत कोना है जहां मन को आराम मिलता है। मतलब वो बाहर नहीं जाते पर खिड़की से ही महसूस कर पाते हैं। और तीसरा जो विश्लेषण रेखांकित करता है वो यह है कि यह खिड़की जीवन की हकीकतों, यानी हमारी सीमाओं, मजबूरियों, और दूसरी तरफ हमारी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं,
हम उनके बीच एक पुल का काम करती है, लेकिन यह बड़ा दिलचस्प पुल है। आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि आप उस पार हमेशा जा ही सके। अच्छा, ये तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, ये उम्मीद जगाती है, लेकिन हकीकत की दीवार को मिटाती नहीं। तो ये एक ही साथ जुड़ाव भी है और अलगाव भी। ये दिखाती है कि इच्छाएं तो अनंत हैं, पर साधन और हालात अक्सर सीमित होते हैं। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक मामूली सी दिखने वाली खिड़की के इतने गहरे मतलब हो सकते हैं। ये सच में उम्मीद और हकीकत के बीच का एक बड़ा नाजुक सा संतुलन दिखाती है। अच्छा, अब अगर हम उपन्यास में बुनी हुई भावनाओं और विषयों की बात करें, तो विश्लेषण कहता है कि इसमें साधारण जीवन की खूबसूरती को बहुत महत्व दिया गया है। इसे थोड़ा और खोलेंगे क्या? मतलब ये साधारणता कैसे खूबसूरत बन जाती है यहाँ? हाँ, यह तो उपन्यास का एक केंद्रीय तत्व है, कह सकती हैं। खूबसूरती यहाँ किसी बड़ी नाटकीय घटना में नहीं है। खूबसूरती छुपी है रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में, जैसे साथ बैठकर खाना खाने में, बच्चों की तोतली बातों में, सोनसी का घर संभालना, रघुवर प्रसाद का अपने काम पर जाना, पड़ोसियों से होने वाली हल्की फुल्की बातचीत, हम शाम को खिड़की से बाहर बदलते हुए आसमान को देखना। ये सब चीजें मिलकर ही तो जीवन का ताना बाना बुनती हैं, है ना? सही बात है। शुक्ल जी यही दिखाते हैं कि इन्हीं साधारण से दिखने वाले पलों में गहरा अर्थ, संतोष और मानवीय जुड़ाव छुपा हो सकता है। असाधारण कुछ होता नहीं है, साधारण वो ही इतने ध्यान और प्रेम से देखा गया है कि वह खुद ही असाधारण लगने लगता है। हम और इसी साधारणता के बीच विश्लेषण एक और थीम की बात करता है, संवेदनशीलता और शांति की चाह। इसका क्या मतलब निकाले? क्या पात्र अपनी दुनिया से भागना चाहते हैं? देखिए, भागना शायद सही शब्द ना हो, लेकिन हां, उनमें एक गहरी चाह है, शांति की, स्थिरता की। रघुवर और सोनासी दोनों ही अपने अंदर जो विचार चलते रहते हैं, उनका शोर, जीवन की छोटी बड़ी मुश्किलें, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक, हां, उन सबसे परे एक सुकून भरी जगह की तलाश में लगते हैं, और वो जगह उन्हें अक्सर उस खिड़की के पार दिखती प्रकृति में मिलती है। वो दुनिया की समस्याओं का सामना किसी विद्रोह या बड़े संघर्ष से नहीं करते। उनका तरीका ज्यादा आंतरिक है। आंतरिक, हाँ, इंटरनल। वे अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपने अंदर ही एक तरह का संतोष या संतुलन खोजने की कोशिश करते हैं। वो खिड़की इस आंतरिक खोज में उनकी साथी बन जाती है, एक तरह का फोकस पॉइंट, जहां वे बाहरी दुनिया से थोड़ा कटकर अपने अंदर झांक सके। और यह संवेदनशीलता सिर्फ भावनाओं तक ही नहीं है, यह किरदारों का प्रकृति की छोटी छोटी आवाजों, बदलते मौसम या एक शांत पल को गहराई से महसूस करने का तरीका भी है, जो उन्हें बाहरी शोर से बचाता है। प्रकृति का जिक्र तो बार बार आ रहा है, ऐसा लगता है यह महज एक सेटिंग से कहीं ज्यादा है। विश्लेषण यह भी कहता है कि प्रकृति किरदारों के मनोभावों का आईना है। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि प्रकृति उपन्यास में कोई निष्क्रिय बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि वह पात्रों की भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है, उसका ही एक विस्तार है। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए अगर पात्र उदास है, तो शायद खिड़की के बाहर का मौसम भी धुंधला या शांत दिखाया गया हो। अगर मन में कोई उम्मीद जग रही हो, तो शायद बाहर धूप खिली हो या हवा में ताजगी हो। हम पेड़ पौधों का हिलना, पानी की आवाज, मौसम का बदलना, ये सब सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं है, बल्कि पात्रों के मूड, उनकी भावनाओं, उनके विचारों को दर्शाने या उन्हें और गहरा करने का एक साहित्यिक तरीका है। जब रघुवर प्रसाद खिड़की से बाहर देखते हैं, तो बाहर का नजारा जैसे उनके अंदर चल रही उथल पुथल या शांति को ही दिखाता सा लगता है। हां, ये तकनीक तो साहित्य में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, साहित्य में प्रकृति का यह प्रयोग बहुत पुराना और प्रभावी है, जहां बाहरी दुनिया के जरिए पात्र की आंतरिक स्थिति को व्यक्त किया जाता है। विनोद कुमार शुक्ल जी ने इसे बहुत ही सूक्ष्म और कलात्मक ढंग से इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब आते हैं उपन्यास की बनावट और शैली।
पर विश्लेषण में कहा गया है कि कहानी का प्रवाह बहुत नरम, धीमा और विवरणात्मक है। मतलब कहानी कोई तेजी से आगे नहीं बढ़ती, घटनाओं की कोई रेलम पेल नहीं है, पाठक को हर पन्ने पर कोई नया मोड़ या झटका नहीं मिलता। यह पढ़ने का अनुभव कैसा होता होगा, खासकर आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है, जहां सबको सब कुछ तुरंत चाहिए। यह एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब उपन्यास की शैली के मर्म में ही छिपा है। असल में यह धीमापन और विस्तार उपन्यास की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह एक सोची समझी शैलीगत पसंद है उनकी। अच्छा, कैसे? इसी धीमेपन, इसी विस्तार और बारीक विवरणों के जरिए ही लेखक हमें पात्रों की आंतरिक दुनिया में उतरने का मौका देते हैं। हम उनके मन के जो सूक्ष्म उतार चढ़ाव है, उनकी दबी हुई इच्छाएं, उनकी छोटी छोटी अनुभूतियां उनको महसूस कर पाते हैं। अगर कहानी तेजी से भागती तो यह सब बारीकियां कहीं खो जाती। हम पात्रों को जान तो पाते, पर शायद महसूस नहीं कर पाते। और भाषा के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, भाषा की बात करें तो विश्लेषण बिल्कुल सही कहता है कि वह बेहद सादी, सहज और स्वाभाविक है। पात्रों की बातचीत बिल्कुल वैसी लगती है जैसी असल जिंदगी में होती है। वर्णन इतने जीवंत है कि लगता है सब कुछ आंखों के सामने घट रहा है। इसमें कोई भारी भरकम बोझिल साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं है। हाँ, यह बात तो है। और यही सादगी पाठक और पात्रों के बीच की दूरी को मिटा देती है। पाठक कहानी को सिर्फ पढ़ता नहीं, बल्कि उसे जीने लगता है, रघुवर और सोनसी की दुनिया का हिस्सा बन जाता है। यह धीमापन और सादगी मिलकर एक तरह का ध्यान जैसा मेडिटेटिव अनुभव रचते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटे, यह साधारण जीवन, यह खिड़की का प्रतीक, यह प्रकृति से जुड़ाव, यह धीमी शैली, तो इस उपन्यास का कुल मिलाकर संदेश क्या निकलता है? यह हमें क्या सिखाना चाहता है? देखिए, जैसा कि विश्लेषण भी निष्कर्ष निकालता है, यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि जीवन का अर्थ और उसकी सुंदरता हमेशा बड़ी शोर मचाने वाली चीजों में ही नहीं होती। अक्सर वो उन छोटी छोटी खामोश जगहों पर मिलती है, उन खिड़कियों में जिनसे हम अपनी रोजमर्रा की सीमाओं से परे झांकते हैं। हम यह खिड़की कुछ भी हो सकती है। हाँ, यह एक मन परीक्षा हो सकती है, खिड़की प्रकृति हो सकती है, किसी प्रियजन के साथ बिताया एक शांत पल हो सकता है, या बस अपनी कल्पनाओं में खो जाना हो सकता है। लेकिन उनके बावजूद संतोष पाया जा सकता है। जरूरत है तो बस उन छोटी खिड़कियों को पहचानने की, हाँ, उनसे मिलने वाले सुकून को महसूस करने की, और अपनी साधारण सी लगने वाली इच्छाओं और भावनाओं को भी महत्व देने की। यह जीवन के प्रति एक ज्यादा संवेदनशील, धैर्यवान और स्वीकार करने वाला नजरिया अपनाने का एक तरह से आह्वान करता है। यह फिर अंते तो ताया जा सकता है। बड़ीत्वाकांक्षाओं के पीछे भागने के बजाय जो पास है उसी में गहराई खोजने की बात करता है। वाकई एक गहरा और हाँ, सुकून देने वाला विचार है। ऐसा लगता है कि उपन्यास महज एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन पेश कर रहा है। जी हाँ, और विश्लेषण का अंत भी एक दिलचस्प सवाल उठाता है। वह कहता है कि पात्रों का और गहराई से विश्लेषण शायद उपन्यास से कुछ खास उदाहरणों के साथ हमारी समझ को और बेहतर बना सकता है। अच्छा, किस तरह का सवाल? मस्तक हमारी नीति न होती जो जीने, बल्कि जो अपने बचे, कहता है। जो जीने है जिस नेकी चीज दस्तावेज के मार्ग में अपने परे, इस मार्ग में अपनी बेकअप समझ कर सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि रघुवर प्रसाद या सोनसी असल में उस खिड़की के जरिए सुकून कैसे रचते थे। क्या वे सिर्फ बाहर का नजारा देखते थे, या उस नजारे में अपनी कल्पनाएं, अपनी यादें, अपनी अधूरी इच्छाएं भी मिला देते थे? हम यह तो सोचने वाली बात है। उनके लिए प्रकृति का वास्तविक दृश्य और उनके मन की कल्पना मिलकर क्या नया अर्थ बनाते थे? शायद उपन्यास यही दिखाता है कि बाहरी दुनिया उतनी ही मायने रखती है जितना हम उसे अपने अंदर महसूस करते हैं। जैसा हम उसे देखना चुनते हैं, हमारा नजरिया ही हमारी भीतरी शांति को गढ़ता है। वो खिड़की शायद बाहर की दुनिया से ज्यादा खुद से जुड़ने का एक माध्यम थी उनके लिए। दीवार में खिड़की रहती थी कि इस गहरी और विचार करने पर मजबूर करने वाली पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। यह उपन्यास और आज की हमारी यह बातचीत निश्चित रूप से हमें यह सोचने पर मजबूर करती है
कि हमारी अपनी जिंदगी की दीवारों में कौन सी खिड़कियां हैं, वे कहाँ खुलती है और हम उनसे बाहर क्या देखते हैं या शायद क्या देखना चाहते हैं।